Hello students, how are you? I think you will be fine and safe at your homes. काफ़ी टाइम हो गया, हम थोड़ा सा स्टडीज़ से दूर हो गए हैं और अब मैं आपका क्लास 10th में वेलकम करती हूँ. आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 10th अगेन एंड वी विल नाउ स्टडी थ्रू वीडियो लेक्चर्स. तो आज मैं आपका 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है अगेंस्ट द ऑड्स, उस लेसन से हम स्टार्ट करते हैं. और उसमें स्क्रीन पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है प्री टास्क में, वो दशरथ सिंह मांझी की पिक्चर है. ओरिजिनल दशरथ सिंह मांझी, जिनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, और उसी से रिलेटेड हम स्टोरी पढ़ेंगे. और ये स्टोरी भी जो लेसन से रिलेटेड ही है, तो उसको आपको अच्छी तरह से समझना है. अब मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ. दशरथ मांझी ran away from his home at a young age and worked at Dhanbad coal mines. He returned to his village, took up work and married Falguni Devi. While crossing Gahlur hills to bring him lunch, Falguni slipped and seriously injured herself. They could not reach her to the nearby hospital because there was no straight access to the town, and which eventually led to her death. Manjhi was deeply disturbed and that very night decided to carve a path through the Gahlur hills so that his village could have easier access to medical services. इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि दशरथ सिंह मांझी नाम का जो व्यक्ति था, वो यंग एज में ही घर छोड़कर चला गया था और धनबाद कोल माइंस में उसने काम करना शुरू किया. लेकिन कुछ समय बाद वो अपने गांव वापस लौट आया. वहां आकर उसने काम किया और फाल्गुनी देवी नाम की लड़की से शादी कर ली. जब उसका पति काम पर जाता था तो उसकी वाइफ फाल्गुनी जो थी वो अपने पति के लिए लंच लेकर जाती थी, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए एक हिल क्रॉस करना पड़ता था और उस पर्वत का नाम था गहलूर हिल्स. तो एक बार ऐसा हुआ कि लंच ले जाते समय उसकी पत्नी का पैर उस पर्वत पर स्लिप हो गया और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई, इंजर्ड हो गई, और उसको हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी समय लग गया. क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था और उनको पूरा पर्वत घूम कर जाना पड़ता था. तो उनको पहुंचने में काफ़ी समय लग गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. मांझी वॉज डिस्टर्ब्ड. उसी रात को, मतलब मांझी इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने उसी रात को ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसा रास्ता बनाएगा जिससे लोगों को, उस गांव के रहवासियों को पूरा पर्वत क्रॉस नहीं करना पड़े. पर्वत को काट कर बीच में से वो ऐसा रास्ता बनाएगा जिससे वो मेडिकल सर्विसेज के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए वो परेशान नहीं हो और वो आसानी से वहाँ हॉस्पिटल पहुँच सके. ही कार्व्ड अ पाथ 360 फीट लॉन्ग. उसने 360 फीट लंबा, 25 फीट 25 फीट डीप इन प्लेसेस एंड 30 फीट वाइड टू फॉर्म अ रोड थ्रू द रॉक्स इन गहलूर हिल्स. उसने ये बताया कि 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा उसने खुदाई करी, कटाई करी उस पर्वत की, जो कि आप पिक्चर में देख भी रहे हो. और इस जो पर्वत जो आप पिक्चर में देख रहे हो, वो एक, उसके नाम पे एक फिल्म भी बनी है उस व्यक्ति पर, और वो मैं आपको जैसे स्टोरी में आएगा एंड में तो बताऊंगी. ही कोटेड व्हेन आई स्टार्टेड हैमरिंग द हिल. उसने ये बताया कि जैसे मैंने हैमर करना, मतलब जैसे पर्वत को काटने के लिए हथौड़े मारना शुरू किया, पीपल कॉल्ड मी ए ल्यूनेटिक बट दैट स्टील्ड माई डिटर्मिनेशन. लोगों ने मुझे थोड़ा मेंटली इल की तरह, अर्थात जैसे पागल समझा कि ये क्या पर्वत, अकेला व्यक्ति पर्वत काटेगा और रास्ते बनाएगा. लेकिन इस बात ने, लोगों ने मुझे जो समझा, इस बात ने मुझे और डिटर्मिन कर दिया, अर्थात मैं और दृढ़ निश्चय मेरे दिमाग में हो गया कि मुझे ये काम करना ही है. ही कंप्लीटेड द वर्क इन 22 ईयर्स. उसने ये काम, उसको अकेले ये काम करने में 22 साल लग गए. 1960 to 1983 टाइम दिया हुआ है
तो 22 साल में उसने अकेले ने ये पहाड़ काटकर रास्ता बनाया, जो आपको अभी अपने पिक्चर में भी देखा था, आपके बुक में भी सामने पिक दी हुई है, उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। दिस पाथ रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वजीरगंज सेक्टर्स ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 55 किलोमीटर्स टू 15 किलोमीटर्स। इस रास्ते के कटने की वजह से, मतलब ये नया रास्ता बनने की वजह से आर्टरी और वजीरगंज सेक्टर्स के बीच का जो रास्ता था वो 55 किलोमीटर का था, और ये बीच में से नया रास्ता बनने की वजह से अब वो केवल 15 किलोमीटर्स का रह गया। 40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो थी वो कम हो गई, अर्थात लोगों को अब इस तरफ से उस तरफ जाने में सिर्फ 15 किलोमीटर जाना पड़ता था। लेटर मांझी सेट, बाद में मांझी ने ये बात भी कही, द मोस्ट विलेजर्स टॉन्टेड मी एट फर्स्ट, कि पहले तो लोगों ने मुझ पर बहुत टॉन्ट किए, ताने मारे। देयर वर क्वाइट अ फ्यू हु लेंट मी सपोर्ट, लेकिन उस गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कुछ ने मुझे फूड पहुंचाया, कुछ ने मेरे टूल्स, मेरे औजार जो मुझे ज़रूरत पड़ती थी वो खरीदने में मेरी हेल्प करी। फॉर दिस अचीवमेंट मांझी बिकेम पॉपुलरली नोन एज द माउंटेन मैन। इस अचीवमेंट अर्थात ये जो सिद्धि उसने हासिल करी, अर्थात जो रास्ता बनाकर उसने तैयार किया, उसकी वजह से वो माउंटेन मैन के नाम से जाना गया। His name was also proposed by the Bihar government for the Padma Shri Award in 2006, और उसका नाम प्रपोज अर्थात उसके नाम का प्रस्ताव भी रखा गया था बिहार गवर्नमेंट के सामने कि उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए 2006 में। When a movie on his life was announced, उसके जीवन पर एक मूवी भी बनने का अनाउंस हुआ, जो कि आपको पिक मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाई भी थी कि एक व्यक्ति हथौड़ा काट लेकर और पर्वत को काट रहा है, वो एक मूवी बनी है। वो मूवी आप देख सकते हो, रियल मूवी है वो, और उसमें जो एक्टर बताया है उसका नाम आपको मैं बाद में बताऊंगी कि उसने किस तरह से उस फिल्म में एक्ट करके और उसके जीवन पर, दशरथ सिंह मांझी के जीवन पर मूवी बनाई है। मांझी वॉज ऑन हिज डेथ बेड, जब ये मूवी बनने का अनाउंस हुआ उस समय मांझी अपने डेथ बेड पर था, अर्थात मृत्यु शैया पर, मतलब बिल्कुल मरने वाला था, उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। ही पुट हिज थंब इम्प्रेशन ऑन एन एग्रीमेंट एंड गेव अवे एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक अ फिल्म ऑन हिज लाइफ। उसने अपना सिर्फ अंगूठा लगाकर ये सम्मति प्रदान करी कि और अधिकार दिया कि उसके जीवन पर आप पिक्चर बना सकते हो। द माउंटेन मैन वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो बिहार गवर्नमेंट ने उसको राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। अर्थात इतनी सारी तकलीफ़ें आई, बाधाएं आई, लेकिन फिर भी वो अपने दृढ़ निश्चय से हटा नहीं। और आपको जो दिखाई दे रही है पिक्चर अभी भी स्क्रीन पे देखो, इस व्यक्ति को द माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, दशरथ सिंह मांझी, जिसने ये एक पर्वत को काटकर बीच में से रास्ता बनाया और उस पर्वत को 2 भागों में विभाजित कर दिया और बीच में से रास्ते में गाड़ियां आ जा रही हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो पर्सन है जिसने इसका एक्ट किया है फिल्म में, इसका जो रोल प्ले किया दशरथ सिंह मांझी का, वो फिल्म बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। अब हम इसी स्टोरी के थ्रू आगे के लेसन की जो अगेंस्ट द ऑड्स अर्थात बाधाओं के बावजूद, अर्थात हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उसके बाद भी हम आगे बढ़ते हैं। और इस लेसन में और 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और जैसे अभी भी हमारे सामने भी ये बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं कि हम स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, क्लासेस में आपको लाइव एटमॉस्फेयर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो अब वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारे सामने एक बाधा है। उस बाधाओं के बावजूद भी हम देखो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बैठ गए। तो अब इस लेसन से हमको ये एक मॉरल लेना है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, बैठ नहीं जाना। तो इस लेसन का जो फर्स्ट स्टोरी है ट्रैक्स टू ताजनगर, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। ट्रैक्स का मतलब रास्ते। ताजनगर एक छोटा सा गांव है जो कि गुड़गांव के पास आया हुआ है
और उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। फॉर 25 years रेजिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुड़गांव लॉबीड फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज। When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. They pooled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. 25 सालों से ताजनगर के रेलवे स्टेशन 25 सालों से ताजनगर के जो रहवासी थे वो चाहते थे कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन बने और उन्होंने बहुत बार ये डिमांड भी करी, लेकिन जब उनकी डिमांड को नहीं सुना गया, उनकी मांग को नहीं स्वीकारा गया, तो उन गांव वालों ने इस मैटर को अपने हाथों में ले लिया और उसके लिए उन्होंने 21 लाख रुपए इकट्ठे किए और खुद से अपने हाथों से खुद गांव वालों ने मिलकर अपने लिए एक रेलवे स्टेशन तैयार किया। मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। इस गांव में रहने वाले लगभग 3000 लोग किसान हैं। But such was the burning desire to have a railway station in the village, everybody contributed according to their capacity, ranging from 3,000 rupees to 75,000 rupees. They donated money for the station and we started the construction in January 2008, said Ranjit Singh, a former village सरपंच। गांव के एक पहले सरपंच थे रंजीत सिंह, उनका ऐसा कहना है कि सब गांव वालों के मन में ये एक बर्निंग डिज़ायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, जिसको हमें किसी भी तरह से पूरा करना है। तो ये एक गांव वालों के मन में तीव्र इच्छा थी कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए। तो हर किसी ने इसके लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट किया, मतलब योगदान दिया। रेंजिंग फ्रॉम 3000 अर्थात कम से कम 3000 और अधिक से अधिक 75,000 रुपये डोनेट करके और उन्होंने इस स्टेशन को बनाने का काम जनवरी 2008 से स्टार्ट कर दिया। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव, दिल्ली एंड रेवाड़ी। इस गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको इस गांव से दिल्ली और रेवाड़ी की साइड जाना पड़ता था। बहुत से देयर आर स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको अपनी स्टडीज़ के लिए कॉलेज उस गांव से दूसरे जगह जाना पड़ता था। टिल नाउ वी हैड टू आइदर गो टू हाली मंडी और पाटली टू कैच अ ट्रेन। ताजनगर के एक साइड हाली मंडी स्टेशन पड़ता था और एक साइड पाटली स्टेशन पड़ता था, तो उनको ट्रेन पकड़ने के लिए दोनों में से किसी एक स्टेशन पर जाना पड़ता था जहां से जाकर वो ट्रेन पकड़ सके। बोथ द स्टेशंस आर 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ताजनगर। दोनों ही स्टेशंस ताजनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर थे, अर्थात 6 किलोमीटर उनको पैदल जाके और ट्रेन पकड़नी होती थी। We thought when the railway lines passed through the village we would have a station here. हमारा ऐसा सोचना था कि जब हमारे गांव में से रेलवे लाइन क्रॉस होती है तो हमारे पास रेलवे स्टेशन क्यों नहीं है जहां ट्रेन रुक सके और हम यहीं से पकड़ सके। बट दैट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। सो वी रेज्ड द डिमांड इन 1982 and have been continuously asking for it, but the railways told us that they did not have funds. Finally, we decided to craft our own destiny, said हुकम चंद, a member of the committee. इसीलिए उन्होंने ऐसा जब नहीं हुआ तो इसीलिए उन्होंने एक ये मांग रखी कि 1982 में कि बार बार उन्होंने रेलवे के सामने ये डिमांड रखी कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, लेकिन रेलवेज ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तब जाकर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे। ये एक कमेटी के मेंबर थे हुकम चंद, उन्होंने ये बात बताई। एज अ रिजल्ट द पंचायत पास द रिजोल्यूशन इन 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them they would do it for themselves and with their own money. इसका परिणाम ये निकला कि पंचायत ने एक 2008 में एक रिजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पारित किया कि वो अपने गांव में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण अपने खुद से और अपने पैसों से करेंगे। Soon an 11-member team was formed
जल्दी ही एक 11 सदस्यों की एक टीम का, एक दल का निर्माण किया गया एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स, और टीम ने लोगों से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। On 7th January 2010, as a result of their effort, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee. 7 जनवरी 2010 को उनके प्रयासों का ये परिणाम निकला कि 7 जनवरी 2010 को ये पहला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया। पूरे देश का ये पहला रेलवे स्टेशन था जिस पर रेलवेज ने 1 रुपया भी, सिंगल रुपी भी खर्च नहीं किया था। और ये सब पूरा परिणाम आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि ताजनगर रेलवे स्टेशन बन चुका है। अब ट्रेन यहाँ आती हैं और रुकती भी हैं और लोग यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं। अब उनको हाली मंडी और पाटली नहीं जाना पड़ता है। तो आप सोचिए कि उन्होंने कितनी परेशानियां झेली, कितने प्रयास किए, कितना उनके मन में ये बर्निंग डिज़ायर थी कि कुछ भी हो जाए हमारे गांव में रेलवे स्टेशन होना ही चाहिए। तो इस तरह से उनके प्रयासों का परिणाम निकला। आज वो बहुत खुश हैं कि वो वहीं से ही दोनों साइड जहां उनको जाना है कहीं पे भी जा सकते हैं, ट्रेन वहां पर रुकती है। तो इस स्टोरी से हम ये सीखेंगे कि अभी कभी भी हमको किसी भी चीज़ के लिए हार नहीं माननी है, उसके लिए हमको रास्ता निकालना है और उसके माध्यम से हमको आगे बढ़ना है। ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी और भी है, सीतापुर स्लाइट। सीतापुर एक गांव है उत्तर प्रदेश में, जहां इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड आर विदाउट पावर। उत्तर प्रदेश जो ग्रामीण इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ लगभग 60% ऐसे घर हैं जहाँ घरों में लाइट नहीं है, पावर नहीं है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन सच प्लेस विथ नो पावर। अ स्मॉल सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर इज ट्राइंग टू चेंज थिंग्स। एक सामाजिक संस्था है, एंटरप्राइज जो है वो आपको दे रखा है शॉर्ट में ब्रैकेट में MGP। MGP का फुल फॉर्म है मेरा गांव पावर। अर्थात इस संस्था ने प्रयास किया कि इस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ परिवर्तन हमें लाने हैं। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल्स एट अ टाइम, और वो प्रयास कर रहे हैं कि एक साथ 2-2 पैनल, सोलर पैनल्स का मतलब सौर ऊर्जा, ऐसे माइक्रो ग्रिड्स लगाए जाते हैं जिनसे सोलर एनर्जी उत्पन्न होती है और उसका आप प्रयोग पावर के लिए कर सकते हो। तो इन जस्ट ओवर अ ईयर MGP हैज़ कनेक्टेड मोर देन 3,500 कस्टमर्स टू सोलर पावर मिनी ग्रिड्स एट अ विलेज लेवल। एक साल में MGP जो मेरा गांव पावर है उसने 3,500 कस्टमर्स को सोलर पैनल से जोड़ दिया है। अर्थात उस ग्रामीण स्तर पर मिनी ग्रिड्स लगाकर सोलर पैनल के मिनी ग्रिड्स लगाकर उनको गांव को जोड़ा है और उन गांव को लाइट प्रदान करवाई है। विलेज बाय विलेज MGP इज बिल्डिंग ए नेटवर्क। आपके सामने एक पिक आई है, उसमें आप देख सकते हो कि ये जो लगे हुए हैं वो क्या हैं, सोलर पैनल्स। ये माइक्रो ग्रिड्स हैं जो लोगों के गांव में, लोगों के पक्के घर जो थे उनकी पक्के घरों की छतों को चूज किया गया कि जिससे, क्योंकि ये अधिक से अधिक ऐसी डायरेक्शन हो प्लस उसके साथ ऐसा हो कि अधिक से अधिक धूप जो होती है सनरेज उसको कैप्चर कर सके, सोख सके या एब्जॉर्ब कर सके, तो अधिक से अधिक पावर जनरेट हो सके। विलेज बाय विलेज MGP is building a network of low cost solar microgrids that provide 2 LED lights and mobile charging point to all paying household at a cost of 25 rupees per week। MGP ने जो ये माइक्रोग्रिड्स लगाकर लोगों को जो लाइट्स प्रदान किया उसमें हर घर को 2 LED लाइट और 1 मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और कितना उसकी कॉस्ट है, 25 रुपीज़ पर वीक, अर्थात 25 रुपये केवल एक वीक में। अर्थात मंथ में आप कितने खर्च कर रहे हो और आपको लाइट मिल रही है सिर्फ 100 रुपये, विच कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस, दैट इज चीपर देन कैरोसिन, जो कि कैरोसिन से चीपर है। मतलब गांव में लाइट आने से पहले लोग जो कैरोसिन यूज़ करके जो खर्चा कर रहे थे वो क्या था, इसका डबल था। अब उनको खर्चा भी आधा पड़ा और उनको लाइट भी मिल गई।
सोलर पावर एज ए स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट, सोलर पावर को स्मोकलेस सोर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलता, इसमें कोई धुआं नहीं होता। आप कैरोसिन जलाते हो तो चिमनियाँ जलाते हो, लालटेन जलाते हो, उससे क्या होता है? धुआं निकलता है और प्रदूषण फैलता है एनवायरनमेंट में भी, आपके घरों में भी। तो इस सब से आप बच सकते हो इस सोलर एनर्जी का उपयोग करके, सोलर पावर का यूज़ करके। ये कस्टमर्स की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। Installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved. In the village of Damdampurawa, the team maps the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. Some householders join in while others look on, calling out orders or watching the curious प्रोसीडिंग्स वाइड आइड। जब ये माइक्रोग्रिड्स, जो सोलर पैनल आपको मैंने दिखाए पिक्चर में, जो घरों की छतों पर जब ये इंस्टॉल किए जा रहे थे, तो ये एक प्रकार का गांव में एक ग्रैंड इवेंट, मतलब जैसे उत्सव जैसा हो गया था। लोग इतने खुश हो रहे थे कि जैसे ऐसा लगे कि कुछ हमारे गांव में बहुत कुछ नया होने वाला है। तो वो गांव के लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोग दमदमपुरावा के गांव में स्टार्ट किया गया ये काम, और टीम ने मैप बनाया और इस तरह से वायर को जोड़ रहे थे जिससे हर घर को लाइट मिल सके। और उन्होंने दोपहर की जो स्कॉचिंग मिड डे सन, अर्थात दोपहर के समय कैसी गर्मी होती है, जो हमको झुलसा देने वाली गर्मी में भी लोग काम करने के लिए तैयार थे। और कुछ लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे और कुछ लोग जो थे वो इसको आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। द रूफ ऑफ अ स्टडी ब्रिक वॉल, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि जो ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए वो पक्के घरों की छतों को चुना गया। कोई गांव में कुछ कच्चे घर भी होते हैं तो वहाँ पे हम ये सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते, तो जो पक्के घर थे उनकी छतों को चूज़ किया गया। वहाँ पे ये ब्रिक्स से बने हुए, जो ईंटों से बने हुए घर थे, उनको चुना गया ये सोलर पैनल्स लगाने के लिए। एज द साइट फॉर द पैनल्स एंड द बैटरी, उसके साथ उसकी बैटरी भी रखी जाती है। Azaz, one of the company's first electrician to be recruited from the local district block of Revsa, installs the panel in a southerly direction to capture as much sunlight as possible. Azaz जो कंपनी ने एक अजाज नाम के व्यक्ति को रिक्रूट किया, मतलब उसको चुना कि वो इस तरह से उस सोलर पैनल को इंस्टॉल करे सदर्नली डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की तरफ, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाइट को कैप्चर कर सके, धूप को अपने आप में एब्जॉर्ब कर सके। मैंने पहले भी बताया आपको ये चीज़ कि उससे अधिक पावर जनरेट होगा और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा। वी आर सेविंग आवर एनवायरमेंट विद दीज लाइट्स एंड देयर इज़ नो पॉल्यूशन इन आवर होम्स आइदर, सेज अ फार्मर फ्रॉम द विलेज। गाँव में किसी फार्मर से जब पूछा गया तो वो बड़े खुश होकर उन्होंने ये बताया कि हम अब अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर पा रहे हैं, अर्थात हमारे एनवायरनमेंट में भी कोई पॉल्यूशन नहीं है और हमारे घरों में भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, और लोग बड़े खुश थे ये लाइट मिलने के बाद। न्यू बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू इमर्ज अमंग्स द कस्टमर्स टू, सेज अनदर। In one village, customers are using the light to weave saris by night. In another, one man now has a night business making plastic tablecloth, he says. अलग अलग गाँव से उनसे जैसे इंटरव्यूज़ लिए गए कि गाँव के लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, उनको कैसा लग रहा है लाइट मिलने के बाद। तो किसी गाँव में किसी ने बोला कि हमारे नए नए बिजनेसेस स्टार्ट किए हमने, मतलब हमारे बिजनेस में, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। कैसे कि वो रात तक बैठकर साड़ीज़ वीव करते हैं, साड़ीज़ बुनते हैं, बनाते हैं, उनमें जो काम करना होता है वो करते हैं। कहीं कोई प्लास्टिक के टेबल क्लॉथ बनाता है तो वो बैठ के रात को काम करते हैं, रोशनी होने की वजह से पहले वो काम नहीं कर पाते थे। इट इज़ नाइस टू हैव लाइट वाइल वी कुक एंड ईट,
जब स्त्रियों से उनके बारे में पूछा गया कि आपको लाइट मिलने के बाद कैसा लग रहा है, तो उनके जो रिव्यूज़ थे वो ऐसे थे कि हमको अब रोशनी में खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है, हमारे बच्चे बैठ के रोशनी में खाना खाते हैं, आवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्टडीइंग मोर, और अब हमारे बच्चे पहले से ज़्यादा पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है और फैमिली पूरी बैठी हुई है, बड़े खुश लग रहे हैं, और हर काम में अब उनका जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई में, काम में, बिजनेस में, प्लस हैप्पीनेस दिखाई दे रही है उनके चेहरों पे। तो हम इस स्टोरी के माध्यम से ये समझेंगे कि देखो गांव वालों के जीवन में कितनी परेशानियां होती हैं, और जब उनको कुछ नया मिलता है या कुछ वो आगे कर पाते हैं तो उनके जीवन में कितनी खुशी और चार्म नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हमको भी इन स्टोरीज से ये सीखना है कि हमको भी अपने जीवन में कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है। थर्ड स्टोरी जो है वो है पलक्कड्स पब्लिक लाइब्रेरी। In Kerala, the Palakkad district public library has been up and running since September 2013. केरला में केरला स्टेट है और उसमें पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की एक पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि सितंबर 2013 से चल रही है। इट इज़ अ फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी, ये एक बहुत ही आधुनिक सुसज्जित अच्छी लाइब्रेरी है। अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, कल्चरल एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड रेफरेंस। लाइब्रेरी में हम क्या अलग अलग तरह की हमको बुक्स मिलती हैं, जहाँ से कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ से नॉलेज, कुछ से बुद्धि हमारी बढ़ती है पढ़ने के बाद, और कुछ हम कल्चरल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, हिस्ट्री, रिसर्च, हर तरह की किताबें आपको लाइब्रेरी में मिलती हैं। और वहाँ पे भी बहुत अच्छी, बहुत ही सुसज्जित, इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ हर तरह की बुक्स थी और बहुत लोग भी इन्वॉल्व थे, उस लाइब्रेरी से जुड़े हुए थे। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीज़न, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब ये लाइब्रेरी न्यूज़ में, मतलब लोगों के चर्चा में आने लगी है। अ थर्ड ऑफ इट्स 1000 मेंबर्स आर वुमेन। इस लाइब्रेरी के जो सदस्य हैं जितने भी, उसका 1/3 सदस्य जो है वो क्या है, स्त्रियां हैं। अर्थात स्त्रियां भी इतने लाइब्रेरी से जुड़ी हुई हैं, मतलब उनको ये सब चीज़ें, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ये सब लेने में वो इंटरेस्ट रखती हैं। आपको पता होगा केरला स्टेट जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी जो होती है उसमें माना जाता है कि जिसमें वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसा लिटरेट कोई और स्टेट नहीं है हमारे इंडिया में, तो इसलिए वहाँ के लोग सब, मतलब निरक्षर कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। जिसको कहते हैं ना कि निरक्षरता हर आपको स्टेट में दिखाई देगी, हमारे देश में भी है, लेकिन केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ बिल्कुल कोई निरक्षर नहीं है। तो दीज वुमेन सपोर्टेड बाय द शेयर्ड स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर्ड देम। इन वुमेन को, जो इन स्त्रियों को एक अलग से शेयर्ड स्पेस, शेयर्ड का मतलब जो एक बड़ा सा जैसे हॉल होता है उसमें एक अलग थोड़ा सा पोर्शन स्त्रियों को दिया गया था कि बैठ के वो वहाँ स्टडी कर सकें। ऑफर्ड दैम स्पेस, द लाइब्रेरी ऑफर्ड दैम लॉन्च्ड अ वुमेन्स यूनिट इन फरवरी 2014। लेकिन 2014 में उनके लिए एक अलग, स्त्रियों के लिए एक अलग यूनिट तैयार किया गया। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। और इस यूनिट को, इस लाइब्रेरी को जो रन करते हैं, वो जो पूरा यूनिट है, उन्होंने बैठ के ये डिस्कस किया कि किस तरह से हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, अर्थात महिला सशक्तिकरण के लिए हमको क्या करना चाहिए। इन बातों पे बैठ के उस पूरे यूनिट ने डिस्कस किया और नई नई स्त्रियों के लिए नई नई प्लान्स, नई नई चीज़ें लेकर आए। The library opened its halls for film screening, workshops in home economics or gardening, child care or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems. लाइब्रेरी ने अपने हॉल्स वहाँ पे बनाए, खोल रखे हैं, जिसमें स्त्रियों को सिखाया जाता है फिल्म स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स चलाए जाते हैं। होम इकोनॉमिक्स का मतलब होता है
कि घर की अर्थव्यवस्था, जैसे अपनी देश की अर्थव्यवस्था होती है ऐसे अपनी घर की भी अर्थव्यवस्था होती है, उसको प्लान करना पड़ता है कि किस तरह से हमारा घर का बजट ये सब चीज़ें अच्छे से चल सके। तो वो होम इकोनॉमिक्स भी वहाँ सिखाई जाती है, गार्डनिंग, चाइल्ड केयर, बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है, आर्ट्स का मतलब होता है कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा और ऐसी चीज़ें जिसमें हमको फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अर्थात घर के मेंबर्स जब बहुत सारे जने साथ में रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमारे कॉन्फ्लिक्ट मन में आते हैं, अंतर्द्वंद होते हैं, छोटे से अनबन हो जाती है, तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। लीगल डिस्प्यूट्स माना वैधानिक जो डिस्प्यूट माना विवाद है ना, हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ों पे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स का मतलब व्यवसाय से संबंधित कैसे जो समस्या हमारे सामने आती हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, सब सिखाया जाता है वहाँ। अलग अलग क्लासेस चलती हैं, वर्कशॉप्स चलते हैं। The secretary of the library pointed out that through reading women would realize their own strength and forge a unity। लाइब्रेरी के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ये इस बात पर उनका ध्यान गया कि रीडिंग के थ्रू, अर्थात पढ़ने से, पढ़ लिख कर या ये चीज़ें प्राप्त करके वुमेन जो हैं अर्थात स्त्रियां अपनी स्ट्रेंथ को, अर्थात अपनी जो ताकत है उनमें जो काबिलियत है उसको वो रियलाइज़ कर सकती हैं और वो सब एक यूनिटी बनाकर और बहुत आगे बढ़ सकती हैं, यूनिटी करके आगे बढ़ सकती हैं। इट वॉज नोटेड दैट द लीडिंग लाइब्रेरीज ऑफ अर्लियर टाइम्स, ये नोट किया गया था कि जो पहले लाइब्रेरीज थी वो धीरे धीरे अब उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, डिसअपियर होती जा रही हैं। एंड द प्रेजेंट रूरल रीडिंग रूम्स वर टू ऑफन फुल ऑफ ओनली मेल रीडर्स। और ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे जो प्रेजेंट वर्तमान में जो रूरल माना ग्रामीण इलाकों में जो रीडिंग रूम्स हैं वो केवल मेल मेंबर्स से, मेल रीडर्स से बढ़ते जा रहे हैं, मतलब स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। द यूनिट डिस्कस्ड दैट if the once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark। उन्होंने ऐसा सोचा कि यूनिट के जो सेक्रेटरी थे उनका ध्यान गया कि अगर एक बार स्त्रियों ने यहाँ आना बंद कर दिया और अपना टाइम वो केवल वेस्ट करती रहीं एक फुलिश मैनर में, एक गलत तरीके से, या टेलीविज़न के सामने बैठकर अगर घंटों घंटों वो निकालती रहीं तो वो एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाएगा। एक बार अगर ऐसा हो गया तो स्त्रियां बाहर, घर से बाहर निकलने में डरेंगी, अंधेरे में जाने में, निकलने में या अंधेरे में घर से बाहर निकलने में भी उनको एक डर जैसा बैठ जाएगा। सो द यूनिट हैज़ फॉर्मुलेटेड प्लान्स ऑन ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वुमेन। इसीलिए स्त्रियों उनके लिए स्त्रियों के लिए एक सेपरेट रीडिंग रूम्स तैयार किए गए हैं और उनका प्लान किया गया है कि अब स्त्रियों को ये सुविधा दी जाएगी कि वो अलग से बैठकर उस रीडिंग रूम्स में वो अलग से बैठ के मतलब जो भी वो करना चाहती हैं वो कर सकें। पलक्कड़ की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो है उसकी पिक आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है। ये 10,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है और ये बहुत बड़ी, बहुत ही लार्ज बिल्डिंग है। और इस लाइब्रेरी में मतलब ऐसे ऐसे जो आपको बताया था मैंने, इस फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप्स, इकोनॉमिक्स, गार्डनिंग और ये सब चीज़ें, लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। उनकी वर्कशॉप्स चलती हैं, क्लासेस चलती हैं। तो मतलब आप सोच सकते हो कि केरला स्टेट में स्त्रियों के एम्पावरमेंट के पर कितना ध्यान दिया जाता है। अब आप देख रहे हो मेल सेक्शन अलग और फीमेल सेक्शन अलग लाइब्रेरी में जो है तैयार किया गया है और दिखाया गया है कि वो लाइब्रेरी कितनी मतलब वेल मैनेज्ड है। Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms। पलक्कड़ की लाइब्रेरी जो है अब ऐसा लगता है एक प्रोमिनेंट एक स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहां वुमेन को एम्पावर किया जाता है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जाता है, क्लासेस के थ्रू, क्लब्स के थ्रू, वर्कशॉप्स, रीडिंग रूम्स के थ्रू। एंड देन देयर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड द वुमेन द स्ट्रेंथ
और वहाँ पे ऐसी बुक्स हैं जो कि वुमेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, प्रदान करेंगी। प्रोवाइड मीन्स प्रदान। दे नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़, कि वो उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतने अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उन अवसरों का फ़ायदा उठाकर और वो अपने जीवन में बदलाव लाएंगी और किस तरह से वो भी अब आगे बढ़ेंगी। और आप बाहर माहौल देख भी रहे हो कि स्त्रियां कितना आगे बढ़ चुकी हैं, हर क्षेत्र में आपको स्त्रियां नज़र आती हैं। और ये केरला स्टेट में किया गया है, लेकिन हम ऐसा चाहेंगे कि भारत के हर राज्य में और हर शहर में ऐसा हो, ऐसी बनाई जाए जिससे स्त्रियों का सशक्तिकरण और ज़्यादा हो और किसी भी क्षेत्र में स्त्रियां पीछे न रहें। थैंक यू। और नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको जो ग्लॉसरी दे रखी है, कुछ ग्लॉसरी तो लेसन के एंड में दी हुई भी होती है बुक में, और कुछ ऐसे और वर्ड्स हैं जो मुझे लगे हार्ड, तो उनका मीनिंग आपको हिंदी में बताया गया है, वो आप नोट कर लें और उसको आप पढ़ें। और मैं ऐसा चाहूँगी कि हम घर पे बैठकर जो भी कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी करें। तो आई विश स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड डू स्टडी। थैंक यू।